अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ होम्योस्टेसिस। स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ रेफर्ड इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट. It includes H2O quantity, different solutes, temperature, etc. लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. H2O की क्वांटिटी यानी कि वाटर की क्वांटिटी हमारे अंदर आती है, जो हमारे अंदर सॉल्यूट्स पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसकी क्वांटिटी, और टेम्परेचर. ये तीन चीज़ें मिला के जो बनता है वो हमारे पास हमारा इंटरनल कंडीशन बनता है एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जिससे हमें डील करना होता है. For proper metabolic functions, body require all these conditions at particular level. अब इन सब चीज़ों का एक लेवल पे होना, एक बिल्कुल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो फंक्शंस हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, वो ठीक तरीके से वर्क कर सकें. सो होम्योस्टेसिस इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ सूटेबल लिमिट्स. अब होम्योस्टेसिस क्या है हमारे पास, जो कि हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है, वो कहलाता है होम्योस्टेसिस. यानी कि मेंटेनेंस का जो काम है हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट का, वो जिसके पास है वो होम्योस्टेसिस कहलाता है, ठीक है. वाई शुड द इंटरनल इन्वायरमेंट रिमेन्स कांस्टेंट. अब क्यों ज़रूरी है कि आपके पास इंटरनल इन्वायरमेंट को उसको कांस्टेंट रखना या उसको स्टेबल रखना क्यों ज़रूरी है. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर. द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंजेस during the day, but the enzyme work within a certain range of temperature. Therefore, the living organism must keep their internal temperature within this range. अच्छा, अब आपकी बॉडी में एंजाइम्स हैं, ठीक है, और आपको पता है कि एंजाइम जो है ना वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वर्क करते हैं. अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तब भी वो वर्क नहीं करेंगे, अगर टेम्परेचर लो हो गया तब भी वो वर्क नहीं करेंगे. वो उनका एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर है, वो उस पर वर्क करते हैं. अगर तो आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो एंजाइम्स वर्क करना छोड़ देंगे, या कम हो गया या डिफरेंस आ गया तो आपके एंजाइम्स जो हैं उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी. और अगर एंजाइम्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो एंजाइम्स के ज़रिए जो काम हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, उनमें मसला होगा, उनमें डिफरेंस आएगा, ठीक है. तो जब उनमें डिफरेंस आएगा तो आपकी बॉडी में चेंज आएगा. इस तरीके से हमारे पास जो है वो पूरी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाएगी. इसी वजह से हमारे पास चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. बैलेंस रखना, कांस्टेंट रखना हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को बहुत ज़रूरी है. ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म. अच्छा, होम्योस्टेसिस जो है वो एक तरह का मैकेनिज्म परफॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जिसे हम, जो कि चेक एंड बैलेंस का काम करता है, ठीक है. जिस होम्योस्टेसिस जो है वो एक तरह का मैकेनिज्म को फॉलो करता है, एक तरह का मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है जो कि है फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है. वो चेक एंड बैलेंस का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर. हाउ बॉडी मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फीडबैक मैकेनिज्म. अब किस तरह से आपके पास जो है होम्योस्टेसिस जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए आपकी बॉडी को कांस्टेंट रखता है, आपकी बॉडी को स्टेबल रखता है. फॉर एग्जांपल, अगर कंडीशन जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हुई, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई टेम्परेचर या कोई भी चीज़ आपके पास डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हुई, कम या ज़्यादा हुई, तो आपके पास फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा, यानी कि उसको पहचानेगा. देन आपके पास जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स वो उन चीज़ों को बोलते हैं जो कि एक्शन को या किसी स्टिमुलस को रिसीव करें. स्टिमुलस मतलब कि आपकी बॉडी में चेंज आने को. स्टिमुलस मतलब कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो इंटरनल चाहे वो एक्सटर्नल हो, अगर उसमें चेंज आएगा तो वो कहलाएगा स्टिमुलस, ठीक है. तो स्टिमुलस के अंदर चेंज आने को आपके पास वो डिटेक्ट करेगा और फिर वो क्या करेगा, फिर वो रिसेप्टर्स को देगा. रिसेप्टर्स कोई भी हो सकता है, रिसेप्टर स्किन भी हो सकता है, रिसेप्टर के पास एयर भी हो सकता है, आइज़ भी हो सकता है, ठीक है, या कोई भी अंदर इंटरनल भी रिसेप्टर्स आपके पास पाए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ रिसेप्टर्स की, तो ये होगा कि अगर आपने किसी गर्म उस पर हाथ रखा हुआ है, गर्म देगची वगैरह पे, किसी गर्म चीज़ के ऊपर, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपने गर्म चीज़ पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है, या आपके ब्रेन तक कैसे ये मैसेज पहुंचता है. आपकी जो स्किन है, स्किन सबसे पहले वो जो है उसको एक्शन को रिसीव करती है, ठीक है, फिर वो आपके पास जो है ब्रेन के पास जाता है थ्रू योर नर्व्स, ठीक है. तो ये नर्व्स जो हो गई आपके पास वो रिसेप्टर हो गया, या स्किन जो आपके पास है वो रिसेप्टर हो गया. तो आपके पास एक्शन रिसीव हुआ, ठीक है, स्टिमुलस रिसीव हुआ, देन आपके पास रिसेप्टर के पास उसने जाके एक्ट करा, देन आप रिसेप्टर जो थे वो कंट्रोल सेंटर के पास गए. कंट्रोल सेंटर क्या है, हमारा ब्रेन है, ठीक है. ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है जो कि आपकी ये सब चीज़ें कंट्रोल वगैरह करता है, ठीक है. तो कंट्रोल सेंटर के पास गया, फिर कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन ने आप जो है करेक्टिव मैकेनिज्म, यानी किस तरह से इस
जो अनस्टेबिलिटी है उसको किस तरह से ठीक किया जा सके, उसके लिए इफेक्टर्स को फिर भेजा, ठीक है। रिसेप्टर्स के बाद इफेक्टर्स को भेजा, और फिर क्या होगा, कंडीशन बैक टू नॉर्मल बाय इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अगर डिक्रीज़ हुआ होगा तो उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, अगर इंक्रीज़ हुआ होगा तो उसको डिक्रीज़ कर दिया जाएगा बाय इफेक्टर्स, और फिर इस तरह से आप नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, इसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके ज़रिए आपकी बॉडी जो है होम्योस्टेसिस जो है उसको मेंटेन रखती है, ठीक है। नाउ अडेप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस, कि प्लांट जो है अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, डिफरेंट इंटरनल कंडीशंस के अंदर। 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेशन, देन थर्मो रेगुलेशन, देन एक्सक्रीशन, ठीक है ना। ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मो का मतलब क्या आ गया, ऑस्मोसिस, मूविंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक मेम्ब्रेन के थ्रू आपके पास मॉलिक्यूल जब ट्रांसफ़र होंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगा हमारे पास ऑस्मोसिस का। तो आपके पास इंटरनल वाटर यानी कि अंदर जो आपके पास वाटर होता है वो, और सॉल्ट कंडीशन, आपकी जो प्लांट्स की बॉडी के जो सॉल्ट की जो मिकदार है उसको कंट्रोल करने का काम किसके पास है, ऑस्मो रेगुलेशन के पास है। The next is thermoregulation, the maintenance of temperature within suitable limits where enzymes can work optimally। अब आपके पास जो है, मैंने कहा था एंजाइम्स अगर टेम्परेचर ठीक नहीं होगा तो एंजाइम जो है वर्क करना छोड़ देंगे। तो सेम चीज़ हम एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स पे भी अप्लाई करेंगे। तो प्लांट टेम्परेचर का हमारे पास मेंटेन रहना, स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है ताकि एंजाइम्स जो हैं वो ठीक तरह से वर्क कर सकें। नाउ एक्सक्रीशन, द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट और एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी दैट इज़ NH3 यानी कि अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, गम्स, लेटिक्स, ठीक है। आपके पास जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो कि वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो कि आपकी बॉडी को नीड नहीं है, वो आपकी बॉडी को अगर आपकी बॉडी में रहे तो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या अगर प्लांट की बॉडी में भी रहे तो नुकसान पहुंचाएंगे, उनको रिमूव करने का प्रोसेस जो होता है उसे कहा जाता है एक्सक्रीशन, यानी कि उसे वेस्ट या एक्सेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स की, वो क्या क्या है, अमोनिया, यूरिया, uric acid, gums and latex. Okay, now excretion or storage of CO2. At daytime, plant perform photosynthesis in green cells and respiration in all living cells. आप सबको पता है कि प्लांट जो है वो 2 तरह के प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, ठीक है। दिन के वक्त वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें आपको लाइट चाहिए होती है ताकि आप क्लोरोफिल से ग्लूकोज बना सको। रिस्पायरेशन जो है वो आपके पास सुबह में भी हो सकती है और रात में भी हो सकती है, एनारोबिक तरीके से भी हो सकती है एंड एनारोबिक तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। द CO2 प्रोड्यूस्ड इन रिस्पायरेशन यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, ये हमें सबको पता है कि रिस्पायरेशन में जो CO2 प्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज होता है, यानी कि इस्तेमाल होता है। When the rate of photosynthesis will be higher than respiration, the plant gets extra CO2 from air and release extra O2 in air through stomata। आपको ये बात पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्लांट्स के अंदर होती हैं वो थ्रू स्टोमेटा होती हैं। स्टोमेटा क्या है, हमारे पास स्लिट लाइक ओपनिंग वाला एक सेल है हमारे पास, जो कि 2 गार्ड सेल से आपके पास घिरा हुआ होता है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। उसमें उसके ज़रिए हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। तो जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होने लगेगी रिस्पायरेशन से, तो आपके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपके पास रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। एट नाइट प्लांट ओनली परफॉर्म रिस्पायरेशन, ओनली CO2 इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आई मीन रिस्पायरेशन जो होती है वो रात और दिन दोनों में होती है, लेकिन रात में हमारे पास सिर्फ रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। तो CO2 जो है उसमें जो प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि रिस्पायरेशन के ज़रिए आप CO2 प्रोड्यूस करते हो ऑक्सीजन यूटिलाइज़ करके, ठीक है। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है और CO2 की प्रोडक्शन होती है। तो आपके पास जब CO2 प्रोड्यूस होता है तो आप उसे डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट की सरफेस से डिफ्यूज़ कर देते हो, ठीक है, यानी कि निकाल देते हो, रिमूव कर देते हो, ठीक है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है आपके पास एक्स्ट्रा जो है CO2 वो डिफ्यूज़ कर दी जाती है। द ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म these gases exchange through stomata while non-green parts perform these gases through body surface। अच्छा, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो आपके पास स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टोमेटा जो है वो लीव्स में पाए जाते हैं और लीव्स होते हैं ग्रीन कलर, और जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं वो आपके पास जो है वो सरफेस से ही, यानी कि उनकी बॉडी सरफेस से ही वो आपके पास रिमूव कर देते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। देन रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, जब एक्स्ट्रा वाटर किस तरह से रिमूव किया जाता है प्लांट्स के अंदर,
द प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, दिस वाटर कैन बी रिमूव फ्रॉम प्लांट इन 2 वेज, 2 तरीक़ों से निकाला जा सकता है उन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को। सबसे पहले ट्रांसपरेशन एंड दूसरी है गटेशन। ठीक है, ट्रांसपरेशन क्या है? इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपरेशन जो है वो रिमूवल ऑफ वाटर है, लेकिन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के एरियल पार्ट से अगर हमारे पास वाटर रिमूव होगा तो वो ट्रांसपायरेशन कहलाएगी। एंड नाउ the question arises that what is aerial parts? The aerial parts of the plant simply denotes the structure of a plant that are above the ground, including the stems, leaves, petioles, flowers, fruits, etc. जो भी आपके पास ग्राउंड से यानी कि ज़मीन से अबव होंगे, जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर्स प्लांट के, वो आपके पास एरियल पार्ट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो उनमें से अगर आपके पास रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो आपके पास कहलाएगा कि ट्रांसपायरेशन हो रही है। क्या हो रही है? ट्रांसपायरेशन। और ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होती है। इट अकर्स ओनली इन डे टाइम। अब गटेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स थ्रू स्पेशल पोर्स कॉल्ड हाइड्रोथोर्स। इट only occurs at night when water pressure is high in leaves and low pressure environment and low temperature environment is present. गटेशन की आपके पास रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स। मार्जिन मतलब ये कोने देख रहे हैं आप लोग, जिसे मैंने सर्कल किया हुआ है। यहाँ से अगर पानी या यहाँ से अगर वाटर रिमूवल होगा, पानी का रिमूव होगा, तो आपके पास वो कहलाएगा गटेशन। और इन्होंने मार्जिन ऑफ द लीव्स को नाम दिया हुआ है हाइड्रोथोर्स। इसके अंदर यहाँ पे पोर्स होते हैं छोटे छोटे से, जिन्हें नाम दिया गया है हाइड्रोथोर्स। तो हाइड्रोथोर्स में जो हमारे पास वाटर रिलीज़ होगा वो कहलाएगा गटेशन। ठीक है, ये आपके पास प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रात में होता है, जब वाटर का प्रेशर जो है वो हाई होता है लीव्स के अंदर और एनवायरनमेंट का प्रेशर लो होता है। अब आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि हायर प्रेशर से हमेशा वाटर जो है वो लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो अब आप मुझे बताएं, एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि एक कमरे जो है जिसमें बहुत सारे लोग हैं और एक कमरे इसमें खाली है, तो आप किस कमरे में जाना पसंद करेंगे? भरे हुए कमरे में या खाली कमरे में? ऑब्वियसली खाली कमरे में जाना पसंद करेंगे। जब आपके पास रात में जो है वो प्रेशर हाई होता है लीव्स के अंदर, तो वाटर जो है वो यहाँ से निकल कर लीव्स से निकल कर इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो हम इस इन्वायरमेंट में चला जाता है तो हम इसे कहते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, और इसे नाम देते हैं गटेशन का। प्लांट मॉडिफाई देयर लीव्स साइज, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा टू कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। अब ट्रांसपरेशन तो पूरे दिन में हो रही है, ठीक है, और दिन में क्या होता है, धूप वगैरह भी पड़ती है आपके प्लांट्स के ऊपर, तो प्लांट्स में ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ट्रांसपरेशन के टाइम ना ज़्यादा वाटर लूज़ हो जाए। तो क्या होता है, प्लांट्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी कि इस तरह से अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि आपके पास जो है ना वाटर का जो लॉस है वो कम से कम हो और वाटर इनके पास सेव ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसमें क्या होता है, प्लांट अपने आप को अपने स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को, अपने लीव्स के साइज़ को इस तरह से आप कंट्रोल कर लेते हैं या इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि आपके पास ट्रांसपरेशन जो है वो कम से कम हो जाए। नाउ प्लांट प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स लाइक लैटेक्स, रेजन एंड गम। अच्छा, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द नॉर्मल ग्रोथ, पीपल और रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स ये होते हैं जो आपके पास डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते ग्रोथ वगैरह के अंदर, लेकिन इनडायरेक्टली आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करता है प्लांट? सेकेंडरी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके पास एग्जांपल दी हुई है किसकी? लेटेक्स की, रेजिन की, गम की। गम तो आपको सबको पता है कि क्या होता है, ग्लू वगैरह। ठीक है, और हमारे पास लेटेक्स जो होता है, रबड़ को बोलते हैं लेटेक्स। ठीक है, रबड़ जो हमारे पास होती है, जो हमें प्लांट से रबड़ मिलती है वो लेटेक्स होती है। और रेजिन हमारे पास होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, फंजी। सेम ये चीज़ आपके पास रेजिन भी एक तरह का मटेरियल है। ठीक है, लेटेक्स हमारे पास रबड़ है और गम हमारे पास वो जो ग्लू होती है गम चिपकने वाली, उसे हम कहते हैं। तो वो आपके पास सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली आपकी ग्रोथ वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। दीज सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं है यानी कि मिक्स नहीं होंगे, हार्मलेस कंपाउंड यानी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, टॉक्सिक नहीं है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस स्पेशल टाइप्स ऑफ गम्स, फॉर एग्जाम्पल नीम और कीकर। ठीक है, कुछ प्लांट जो है वो स्पेशल टाइप के गम्स आपको प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल दी हुई नीम और कीकड़ की। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दीज आर रिमूव फ्रॉम स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स। अच्छा, स्पेशल जो कुछ पोर्स हैं उनमें से ये गम्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है, उनका नाम क्या है हमारे पास? लेंटिकल्स। अगर मैं आपको लेंटिकल्स की पिक्चर दिखा सकूँ, सो दिस इज़ व्हाट लेंटिकल्स आर। ये आप देख रहे हैं, ये पोर्स ये कहलाते हैं लेंटिकल्स। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, लेंटिकल्स हैं। तो इनके थ्रू जो है वो एक्स्ट्रा जो हमारे पास स्पेशल जो गम्स हैं वो निकलते हैं, ठीक है। नाउ द कॉन्फिरस प्लांट्स प्रोड्यूस रेजिन्स लाइक मटीरियल वाइल द रबर प्लांट्स प्रोड्यूस लेटेक्स विच रिमूव फ्रॉम स्कर लाइक ओपनिंग्स। कॉन्फिरस जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, रेजिन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रेजिन देते हैं हमें लाइक मटीरियल, वाइल और रबर प्लांट्स हमारे क्या देते हैं, लेटेक्स देते हैं, ठीक है। कॉन्फिरस प्लांट जो है हमारे पास रेजिन हमें प्रोड्यूस करके देते हैं और रबर प्लांट्स जो है वो हमें लेटेक्स प्रोड्यूस करके देते हैं, जो कि विच रिमूव फ्रॉम स्कार लाइक ओपनिंग, जो कि कहाँ से रिमूव किए जा सकते हैं, कहाँ से, स्कार लाइक ओपनिंग से। अगर मैं आपको कॉन्फिरस प्लांट की पिक्चर दिखा सकूँ, ठीक है, ये हमारे पास जो है कॉन्फिरस प्लांट, ठीक है। नाउ some of these carnivorous plant and okra produce mucilaginous, maybe I'm pronouncing it wrong, mucilaginous material to capture insects, ठीक है। तो कुछ कार्निवरस प्लांट जो हैं वो आपके पास म्यूसिलेगनस मटेरियल कैप्चर करते हैं। म्यूसिलेगनस मटेरियल कौन सा होता है, हमारे पास थिक ब्लू कलर का मटेरियल होता है जो कि स्टिकी होता है थोड़ा सा, तो वो आपके पास जो है वो इंसेक्ट्स या प्रे को कैप्चर करने में काम आता है। कार्निवर प्लांट्स जो होते हैं, कार्निवर्स प्लांट्स वो होते हैं जो कि अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, लेकिन उनके कुछ नाइट्रोजनस नीड होती हैं जो कि फुलफ़िल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है उनको इंसेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें इंसेक्ट्स खाना पड़ता है। तो वो जो है इसके ज़रिए म्यूक्लिजिनस मटेरियल के ज़रिए वो उनको कैप्चर करते हैं, यानी कि उनको अपने अंदर चिपकाते हैं। जब वो बैठने के लिए आते हैं उनके ऊपर तो वो उन पर चिपक जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो उन्हें खा लेते हैं। नाउ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, द प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ वाटर सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सॉल्ट क्वांटिटी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट। हमारे पास जो है प्लांट जो है वाटर सॉल्ट की 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह की वाटर्स और डिफरेंट तरह की सॉल्ट की कंडीशंस में प्लांट जो ग्रो करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 4 टाइप्स है हमारे पास, हाइड्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। नाउ फर्स्ट इज हाइड्रोफाइट। हाइड्रो मतलब वाटर, फाइटा मीन्स प्लांट्स। द प्लांट विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, दे लिव कम्प्लीटली और पार्शली इन फ्रेश वाटर, सो कॉल्ड टोटली और पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट्स। जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं प्लांट्स उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। दे अडेप्ट themselves फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर विच कैन एंटर इन दिस कंडीशन। वो अपने आप को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से अडेप्ट करते हैं ताकि आपके पास जो किस तरह से अडेप्ट करते हैं ताकि जो एक्सेस वाटर है उसे रिमूव किया जा सके और बाकी सारा वाटर जो है उसे स्टोर कर लिया जा सके। These plants do not contain roots or have poorly developed roots, क्योंकि फ्रेश वाटर में होते हैं तो इनके पास जो है वो रूट्स की डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं होती और poorly developed होते हैं, ठीक है। They have broad leaves if partially submerged and have stomata at upper epidermis. Example water lily. अगर आपने एग्जाम्पल देखी हो, ये एक वाटर लिली का प्लांट है जिसके लीव जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, ठीक है। इनके रूट्स नहीं है, रूट्स पोरली डेवलप्ड हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, ठीक है। और उनका जो स्टोमेटा है वो आपको अपर साइड पे मिलेगा, यानी कि यहाँ इस साइड पे आपको उनका स्टोमेटा मिलेगा अपर एपिडर्मिस पर। लेकिन अगर आपने नॉर्मल प्लांट्स का देखा हो जो कि फ्रेश वाटर में नहीं रहते तो उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं। कहाँ होते हैं? लोअर एपिडर्मिस पर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया एक हाइड्रोफाइट्स के अंदर और नॉर्मल प्लांट्स के अंदर। दे मे हैव थिन एंड स्पंजी टिश्यूज़ इन लीव्स एंड स्टेम इन टोटली सबमर्ज्ड प्लांट। इनके पास क्या होता है? पतले यानी कि थिन और स्पंजी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, इनके लीव्स के अंदर और स्टेम के अंदर। यहाँ पे यानी कि स्टेम जो होता है उनके लीव्स जो होते हैं वो स्पंजी टिश्यूज़ से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल इसकी दी हुई है हाइड्रेला की, क्योंकि पानी में होते हैं इसलिए स्पंजी टिश्यूज़ बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज हेलोफाइट्स। हेलो मीन्स सॉल्ट। दे ग्रो इन सी मार्शेस और इन सॉल्टिश वाटर। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ये सॉल्ट वाले प्लांट्स हैं तो ये सॉल्टिश जगह पे रहते होंगे, तो ये सी मार्शेस या सॉल्टिश वाटर में पाए जाते हैं। इन सॉल्ट कंडीशन वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्लांट्स। अच्छा, क्योंकि आपके पास जो सॉल्ट है वो आपके वाटर को जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है, तो अगर बाहर सॉल्टी कंडीशन होगा तो आपके पास जो सॉल्ट है बाहर का वो अंदर के वाटर को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, सारा जो वाटर है वो आपके पास बाहर चला जाएगा, ठीक है।
और हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर वाटर बाहर चला गया तो आपका जो सेल है, आपका जो प्लांट है, सेल जब श्रिंक हो जाएगा, अगर वाटर सारा बाहर चला गया तो अंदर के सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंक होने की वजह से क्या होगा, आपके पास जो प्लांट है वो मुरझा जाएगा और मर जाएगा। तो ये कंडीशन है हमारे पास। टू मूव वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द प्लांट डेवलप फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब इस चीज़ को हमें रिवर्स करना पड़ेगा, हमें उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारा पानी बाहर चला गया तो इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वाटर जो है वो बाहर से अंदर आए, ना कि अंदर से बाहर जाए। तो इसके लिए इन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप की हैं, वो ये हैं, इनके अंदर कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं जो कि ये हैं, प्लांट्स डेवलप सॉल्ट ग्लैंड्स वेयर प्लांट्स स्टोर सॉल्ट्स बाय टेकिंग इट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनके प्लांट्स के अंदर ही कुछ इस तरह के ग्लैंड्स डेवलप होते हैं जिनके अंदर सॉल्ट्स स्टोर किया जाता है, क्योंकि सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है बाहर, तो इस वजह से ये लोग अपने अंदर सॉल्ट्स लेते हैं और सॉल्ट्स को स्टोर करते हैं, किसके ज़रिए, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि वाटर तो है नहीं, अगर वाटर होता तो ये ट्रांसपोर्ट जो होती है वो पैसिव भी हो सकती थी, मतलब कि एनर्जी लगाए बिना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हम एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये वाटर है तो सॉल्ट्स है, अगर ये वाटर होता तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन आराम से ईजिली हो जाती। अब क्योंकि ये सॉल्ट है तो हमें एक्टिव यानी कि एनर्जी लगा के हम सॉल्ट को अंदर लेके आते हैं प्लांट्स के, यानी कि अंदर उनके अंदर ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि सॉल्ट जो है वो खुद अंदर आते हैं और फिर वो स्टोर हो जाते हैं। और जब सॉल्ट्स अब अंदर होंगे तो सॉल्ट्स बाहर के वाटर को अट्रैक्ट करेंगे या बाहर का वाटर सॉल्ट को अट्रैक्ट करेगा। ऑब्वियसली जब जहाँ पे सॉल्ट होगा वो जगह जो है वहाँ पे वाटर अट्रैक्ट होके आएगा, तो इस तरीके से जो आपके पास वाटर आउटसाइड से इनसाइड आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है एक चीज़। नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्लांट अपोज सॉल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूम। अच्छा, प्लांट के अंदर जो हमने सॉल्ट डाला हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, अपोज किया जाता है, यानी कि रोका जाता है ताकि वो वैक्यूल से बाहर ना जा सके। यानी कि आपके पास फूड के साथ साथ वहाँ पर फूड के साथ साथ वैक्यूल के अंदर सॉल्ट भी स्टोर होता है। सम सॉल्ट एक्यूमुलेटेड एट सरफेस ऑफ लीफ विच अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम एयर। अब आपके पास जो है वो कुछ लीव्स के सरफेस के ऊपर आपके पास सॉल्ट भी एक्यूमुलेट किया जाता है ताकि आपके पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर अट्रैक्ट होगा इन सी मार्शस एरिया में उतना ज़्यादा प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए। नाउ थर्ड इज़ मीजोफाइट्स। द प्लांट ग्रो इन मॉडरेट वाटर कंटेनिंग सॉइल, दे विल डेवलप फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये जो प्लांट्स होते हैं ये मेजोफाइट्स हम होते हैं जो कि हम नॉर्मली हर जगह देखते हैं, क्योंकि ये मॉडरेट वाटर और कंटेनिंग सॉइल में होते हैं, यानी कि इनके पास हर चीज़ मॉडरेट होती है, नॉर्मल होती है, ज़्यादा नहीं होती, ना ज़्यादा कम होती है, ना ज़्यादा होती है, ना ज़्यादा कम होती, ना कम होती है, ना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनके पास हर चीज़ मॉडरेट होती है। दे हैव डेवलप्ड रूट विच नॉट ग्रो वेरी डीप। इनके पास वेल डेवलप सिस्टम होता है रूट का। इनके जो लीव होते हैं वही मॉडरेट साइज़ के होते हैं, ना ज़्यादा ब्रॉड होते हैं ना ज़्यादा फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ नॉर्मल होता है। जीरोफाइट्स, प्लांट ग्रो इन सॉइल ऑफ लो वाटर क्वांटिटी, ठीक है। ये जो आपके पास जो प्लांट्स हैं वो आपके पास कहाँ ग्रो होते हैं, जहाँ पे आपके पास कम मिकदार होती है सॉइल की, जहाँ पे कम वाटर की मिकदार होती है, ठीक है, जहाँ पे कम वाटर की मिकदार होती है। एक हमने देखा जिसमें वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, एक होते हैं जो कि वाटर पे ही ग्रो होते हैं, ठीक है। एक हमने देखा कि उसमें वाटर पे ही ग्रो होते हैं, और एक में हमने देखा कि वहाँ पे सॉल्ट में ग्रो होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे वाटर की मिकदार कम होती है। दे ग्रो इन डेजर्ट और स्टीप स्लोप्स और एट हाई एल्टीट्यूड। अच्छा, अब ये प्लांट जो है ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में, या फिर स्टीप स्लोप से मिलेंगे आपको, यानी कि सीधी सरफेस से मिलेंगे जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, वहाँ पे थोड़े बहुत मिल जाएंगे, या फिर आपको हाई एल्टीट्यूड पे मिलेंगे, यानी कि बहुत ऊंची जगहों पे मिलेंगे, जैसे कि पहाड़ वगैरह, तो ना वो बहुत पहाड़ वगैरह पे, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड जो होता है उनमें मिलेंगे। अब इनके अंदर भी आपको पता है कि वाटर की कंजर्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर नहीं होगा प्लांट का काम ही सारा वाटर लाइट से चलता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है इनके लिए। तो ये 2 चीज़ें इनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो वाटर कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। टू कंजर्व वाटर एंड एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ H2O दे डेवलप फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब क्योंकि इनको सही अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो इसके लिए उन्होंने क्या करा है, इनके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दे हैव वर्टिकली ग्रोइंग डीप रूट सिस्टम टू एब्जॉर्ब वाटर, टू एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। इनके पास जो है क्या होता है, वर्टिकली यानी कि सीधे, ठीक है, सीधे इस तरह के वर्टिकल रूट सिस्टम्स होते हैं इनके पास, ठीक है, जो कि आपके पास जो है जितना ज़्यादा आपके पास कर्ली होगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये ज़्यादा लंबा है या फिर आपके पास ये ज़्यादा लंबा है? अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह से खोल दूँ तो क्या इससे लंबा हो जाएगा ना?
तो आप मुझे बताएं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इससे ज़्यादा होगी या इससे ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आपके पास जो है वो डीप जा सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सकेगा। तो बिल्कुल वही बात कि हमारे पास जो है इनकी रूट सिस्टम जो होती है वो वर्टिकली होती है ताकि वो अंदर जा सके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर एपिडर्मिस टू कंजर्व वाटर। इनके ऊपर जो है क्यूटिकल की एक लेयर होती है, वैक्सी क्यूटिकल की लेयर, जो कि आपके पास वाटर कंजर्व करने में हेल्प करती है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कोई जेलेटिनस शीट लगा देंगे या कोई वैक्सी चीज़ लगा देंगे तो उससे आपके पास वाटर जो है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप जो है, अगर एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी का ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर अगर आप वो डालते हैं, शहद डालते हैं, तो आप मुझे बात बताएं शहद और पानी कभी मिक्स होता है? नहीं होता। ऑयल और वाटर कभी मिक्स होता है? तेल और पानी कभी मिक्स होता है? नहीं होता। तो बिल्कुल वही चीज़ हमारे पास है कि अगर हम उनके ऊपर एक वैक्सी लेयर लगा देंगे तो पानी और वो मिक्स नहीं होगा आपस में, तो वो एक प्रोटेक्शन का काम करेगी, ठीक है। प्रोटेक्शन मतलब कि पानी बाहर नहीं जा सकेगा, तो कंजर्व हो जाएगा इस तरह से पानी। दे हैव शॉर्ट साइज लीव्ड और लीव आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। इनके पास छोटे लीव्स होते हैं या इनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए हैं। स्पाइंस मतलब इस तरह के कांटे, जो आपको यहाँ पे कांटे दिख रहे हैं ना, ये कांटे में मॉडिफाई हो गए। क्यों मॉडिफाई हो गए हैं? टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि जितने इनके पास लीव्स कम होंगे, जितने ग्रीन पार्ट्स कम होंगे, उतना स्टोमेटा कम होगा, और जितना स्टोमेटा कम होगा उतनी ट्रांसपायरेशन कम होगी, उतनी गटेशन कम होगी। और गटेशन ट्रांसपायरेशन से क्या होता है? आपके पास वाटर लॉस होता है। तो जितनी आपके पास चीज़ें कम होंगी, इससे लॉस, वाटर लॉस करने वाले, उतने आपके पास जो है वाटर लॉस कम होगा। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम जीरोफाइट्स हैज़ स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम वेयर दे स्टोर वाटर। दिस मेक द स्टेम सॉफ्ट, वेट एंड जूसी, कॉल्ड सकलेंट ऑर्गन्स। एग्जाम्पल कैक्टाई। आपको जीरोफाइट्स जो होते हैं उनके पास स्पेशल किस्म के पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके स्टेम्स के अंदर, जो कि आपके पास जो है वो वाटर स्टोर करते हैं, और वाटर स्टोर करने की वजह से आपका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, जूसी हो जाता है, थोड़ा गीला गीला सा यानी कि वेट हो जाता है। और उस तरह के हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सकलेंट्स, ठीक है। सकलेंट्स एग्जांपल कैक्टस है। अब पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं हमारे पास? पैरेन्काइमा सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स दैट मेक अप द इनसाइड ऑफ many non-woody plant structures including stem, roots and leaves। पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं आपके पास थिन वॉल्ड के होते हैं, सही है, वो थिन वॉल्ड होते हैं। उनके अंदर आपके पास वो ऐसे प्लांट्स के अंदर होते हैं जिनके अंदर आपके पास नॉन वुडी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जिनकी स्टेम जो है वो खुद ग्रीन कलर की है, ठीक है। तो उनके अंदर आपके पास पाए जाते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, और वो आपके पास रूट, स्टेम्स और लीव में आपको पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रीन स्ट्रक्चर्स में आपको मिलेंगे पैरेन्काइमा सेल्स, स्टेम में भी मिल सकते हैं, रूट में भी मिल सकते हैं, लीव में भी मिल सकते हैं। और आपको क्या करते हैं, वो जो एक ग्रीन स्टेम होता है ना, वो बनाने में काम आता है, यानी कि जो नॉन वुडी होता है वो बनाने में काम आता है। Now, homeostasis in animals. Osmoregulation in animals like plants. Animals also live in aquatic and terrestrial habits. Plants जो हैं, like plants की तरह animals भी हमारे पास aquatic भी हैं और आपके पास terrestrial भी हैं। अब according to the environment, their cells require more critical balance of water and solutes. अगर हम environment को देखें तो आपके पास जो है वाटर एंड सॉल्यूट्स का मकदार जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वाटर कंटिन्यूसली लीव्स एंड एंटर्स द सेल विद सॉल्यूट टू कीप द वाटर एंड सॉल्यूट इन कॉन्स्टेंट क्वांटिटी विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ मेटाबॉलिक फंक्शंस। वही वाटर का लॉस होता रहता है, ठीक है। तो आपको उसके आपको उसे बैलेंस रखना है, उसको भी, वाटर को भी एंड सॉल्यूट को भी, ताकि आपके पास जो है वो स्मूथली जो है मेटाबॉलिक फंक्शन आपके होते रहें और आपके अंदर और आपको कोई जो है वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। Osmoregulation in aquatic environment. The aquatic conditions are classified on the basis of the concentration of salt present in it. अब क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो आपके पास वाटर में रह रहे हैं, यानी कि एक्वाटिक कंडीशन में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम उन्हें उनके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की बेसिस पे जो है हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। उनके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या है, तो उसकी बेसिस पे हम इन्हें क्लासीफाई करेंगे। द वाटर विच कंटेन्स वेरी लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट कॉल्ड फ्रेश वाटर, ठीक है। जिसके अंदर बहुत लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगी, यानी कि सॉल्ट की मकदार बहुत कम होगी, उसे हम कहेंगे वो फ्रेश वाटर है। और इसमें सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, उसे हम कहेंगे मरीन वाटर है। एनिमल ऑस्मोरेगुलेट डिफरेंटली इन बोथ वाटर्स। अच्छा, एनिमल जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन जो करते हैं
वो अलग तरीके से करते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर अलग करते हैं और मरीन वाटर के अंदर अलग करते हैं।